हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की क्लास में आप देखने जा रहे हैं कैपिटल गेन व्हेन योर एसेट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड। मतलब आपकी कैपिटल एसेट को जब कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाता है किसी भी लॉ के द्वारा। लॉ का मतलब भाई गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, किसी ने भी आपकी प्रॉपर्टी को यानी कि लैंड और बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर किया है, तो कैपिटल गेन पता है कब अराइज करेगा? जब आपको पैसा मिलेगा, ना कि जब आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है, यानी जब आपकी क्या प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर किया गया उस समय नहीं, जब आपको पैसा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद जानती है ये बात कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब किसी की प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर करती है तो उस समय कंसिडरेशन डिसाइड कर देती है कि भाई हम इतना पैसा देंगे, और कभी कभी पैसा देने में समय लगा देती है गवर्नमेंट। तो एक बात बताइए, आपने गवर्नमेंट ने किसी की प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर किया, अभी उसको पैसा दिया ही नहीं है, क्या उससे कैपिटल गेन टैक्स मांग सकती है? और नाराज नहीं हो जाएगा, भड़क नहीं जाएगा? वो कहेगा एक तो तुम मेरी जमीन ले लिए जबरदस्ती, हमसे पूछे ताछे भी नहीं, तुम हमको बोल रहे हो पैसा दोगे, पता नहीं कब दोगे कब नहीं दोगे, हमसे कह रहे हो पहले ही टैक्स दे दो। तो ये कौन सी बात हुई? तो इस केस में भी व्हेन इट इज द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, तो यहां पे भी क्या होगा? कंसिडरेशन जब रिसीव होगा तब कैपिटल गेन अराइज होगा। राइट, आइए चलिए देखते हैं। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट where a capital asset other than urban agriculture land. Why it is saying other than urban agriculture land? क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। आपने पहले ही पढ़ रखा है सेक्शन 1037, याद आया? रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो तब तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है ये इनकम अंडर सेक्शन 1037। तो कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन जो अदर देन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसकी बात हो रही है। क्या रूरल एग्रीकल्चर लैंड की यानी बात हो रही होगी? अरे उसकी भी नहीं हो रही है क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। ठीक है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड इन फैक्ट। अंडरस्टूड? वेर कैपिटल एसेट अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, हम ऐसे ही बोलेंगे अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि रूरल की बात कर नहीं सकता, वो कैपिटल एसेट नहीं है। और अर्बन की बात ये कर नहीं रहा है क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है कैपिटल गेन। हैज बीन कंपल्सरी एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, या फिर ये और होगा एंड, या फिर कंपनसेशन इज फिक्स्ड बाय सीजी और आरबीआई। देखिए दोनों के लिए लॉ एक ही है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा हो अंडर एनी लॉ, मतलब कंपल्सरी एक्वायर हो रही हो आपकी लैंड बिल्डिंग, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, किसी के भी द्वारा। और या फिर कोई भी ऐसा ट्रांसफर जिसमें कंपनसेशन कौन डिसाइड कर रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई। मतलब आप खुद ही बेच रहे हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे कि कंपल्सरी एक्वायर किया गया है, आप खुद ही दे रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई अगर कंसिडरेशन डिसाइड कर रही है तो भी यही कानून चलेगा। कौन सा? जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई जब पैसा मिलेगा ना तब कैपिटल गेन अराइज होगा, ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। व्हेन आई से अंडर एनी लॉ, तो ध्यान रखिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सब। यहां पे लिखा हुआ है और द कंपनसेशन इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, सीजी और आरबीआई, इसका मतलब ये है या फिर कोई भी ऐसा ट्रांसफर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई कंपनसेशन डिसाइड कर रही हो। ठीक है, यानी अगर जमीन कंपल्सरी एक्वायर हो रही है तो कौन कर रहा हो? कोई भी कर रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। और या फिर हम खुद ही प्रॉपर्टी अपनी दे रहे हो तो कंसिडरेशन कौन डिसाइड कर रहा हो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। तो ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। और वो क्या कहता है? वो कहता ये है कि भाई कैपिटल गेन तब अराइज होगा जब पैसा मिलेगा, ना कि जब ट्रांसफर हुआ है। It will be treated as transfer of the previous year in which the asset is compulsory acquired. It will be treated as transfer of the previous year in which the asset is compulsory acquired. ट्रांसफर तो हो जाएगा जिस समय कंपल्सरी एक्वायर हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। Indexation if required will be done till the previous year of compulsory acquisition. However, the capital gain will be taxable in the previous year in which compensation is received. टैक्सेबल उस साल होगा, कैपिटल गेन उस साल अराइज होगा जिस साल कंपनसेशन मिला है, लेकिन उस साल आप कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करोगे? एज इफ आप उस साल में हो जिस साल ट्रांसफर हुआ था, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था। राइट, आइए समझाते हैं इसको एग्जांपल से आपको।
आपने प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी को बिल्डिंग ही लिख देते हैं सीधे, या लैंड लिख देते हैं, लैंड परचेज्ड ऑन 5/5/20 द रेट ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, इसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है 18/9/22 को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कंपनसेशन डिसाइड करती है। ₹1,90,00,000, 1.90 करोड़। ठीक है, सीजी कंपनसेशन डिसाइड करती है ₹1,90,00,000 का। फिर क्या होता है, कंपनसेशन रिसीव होता है 5/5/23 को ₹1.90 करोड़। ठीक है, अब मुझे इस सिचुएशन में बताइए कैपिटल गेन किस साल अराइज होगा, ट्रांसफर कब हुआ है, इसमें ट्रांसफर कब हुआ है। आप भी एग्जांपल लिख लीजिए, ट्रांसफर हुआ है प्रीवियस ईयर 22-23 में। कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया था ना, गवर्नमेंट ने तो ले ली आपकी जमीन 18/9/2022 को, यानी 22-23 में ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी। लेकिन कैपिटल गेन कब अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा जब पैसा मिला है, पैसा मिला है 5/5/23 को, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में। अब प्रीवियस ईयर 23-24 में जब कैपिटल गेन अराइज होगा तो आप कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करोगे, एज इफ यू आर इन द ईयर 22-23। ठीक है, अब हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि कैपिटल गेन अराइज हुआ है 23-24 में, बट कंप्यूट कैपिटल गेन एज इफ यू आर इन PY 22-23, दैट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर। आप कैपिटल गेन ऐसे ही निकालिएगा, तो चलिए निकालते हैं। सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना, ₹1,90,00,000। किस ईयर में निकाल रहे हो, ये प्रीवियस ईयर 23-24 में निकाल रहे हो तुम, ध्यान रखना, भूलना नहीं, प्रीवियस ईयर 23-24 की कंप्यूटेशन है ये। ठीक है, सेल कंसिडरेशन 1,90,00,000 माइनस, पहले तो अच्छा आप निकालोगे कम कैपिटल गेन ऐसे जैसे कि 22-23 में हो। ठीक है, इस समय ट्रांसफर हुआ 18/9/22, देख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 2 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, 2 साल से ज़्यादा हो गया, हाँ यहाँ से यहाँ तक 2 साल से ज़्यादा हो गया, देख लीजिए, तो लॉन्ग टर्म है, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 50 लाख की जमीन थी, 50 लाख इंटू, ऊपर लिखो CII ऑफ 22-23 और नीचे लिखो CII ऑफ 20-21। ये तो ये देखिए, ये कौन सा ईयर है, ये 20-21 है, और ये कौन सा ईयर है, 22-23 है। तो ऊपर 22-23 नीचे 20-21, ऊपर 22-23 नीचे 20-21। ठीक है, ऊपर 22-23 नीचे 20-21, 22-23 का कितना है 331, और 22-23 और 20-21 का 301, 331 और 301, 331 और 301। ₹1,90,00,000 था ना, हम 1,90,000 लिखे हैं, उसको सही कर दिया, 54,98,339। ये हो गया LTCG, 23-24 प्रीवियस ईयर की LTCG है ये। अब आपको बात समझ में आ गई ना। राइट, चलिए देखिए,
इनिशियल कंपनसेशन, और फिर आपको बताया जाएगा इनहैंस्ड कंपनसेशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल कंपनसेशन? इनिशियल कंपनसेशन का मतलब होता है कंपनसेशन विच इज इनिशियली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। व्हाट वाज द कंपनसेशन इनिशियली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट? दिस वाज 1,90,00,000 रुपीज। दिस इज द इनिशियल कंपनसेशन। इसी को कहते हैं इनिशियल कंपनसेशन। अगर हम कोर्ट कचहरी में गए और अपना कंपनसेशन बढ़वा लिए तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको कहते हैं इनहैंस्ड कंपनसेशन। इनिशियल कंपनसेशन क्या है? 1.90 करोड़। ठीक है। कंपनसेशन आपको मिला था 5/5/23 को 1,90,00,000 रुपया। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां ऐसा हो जाता? मान लीजिए गवर्नमेंट ने कंपनसेशन डिसाइड किया, पहले तो कंपल्सरी एक्विजिशन किस दिन किया? कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, मान लेते हैं 5/5/22 को। कंपनसेशन डिसाइड किया 5/5/22 को ही, ₹80,00,000। ठीक है। अब आपको कंपनसेशन रिसीव कब कब हुआ है? कंपनसेशन रिसीव हुआ 5/6/23 को ₹5,00,000। ठीक है। फिर रिसीव हुआ 10/8/24 को ₹40,00,000, तो 45 हो गया। 35,00,000 फिर मिला 1/1/26 को। ठीक है। बताइए ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ है? इस एग्जांपल में ट्रांसफर हुआ है जब आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ 5/5/22, यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23 में। बताइए कैपिटल गेन कब अराइज करेगा? जब जब पैसा मिल रहा है? नहीं, कैपिटल गेन उस साल अराइज करेगा जब भी आपको पैसा मिल गया, कुछ भी मिल गया, चवन्नी भी मिल गई, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। तो इसमें आपको पैसा मिल गया था 5/6/23 को, यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में कैपिटल गेन अराइज होगा। ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर 23-24 में कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करेंगे तो सेल कंसिडरेशन कितनी ली जाएगी? सेल कंसिडरेशन कितनी? 5,00,000 रुपया आया है? नहीं, पूरा 90,00,000 रुपया। 90,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट व्हाटएवर। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द इनिशियल कंपनसेशन, तो हाउ मच विल यू टेल? 5,00,000? नहीं, 80,00,000 रुपया। इनिशियल कंपनसेशन का मतलब होता है कंपनसेशन इनिशियली डिसाइडेड, जितना पैसा इनिशियली डिसाइड किया गया है वो इनिशियल कंपनसेशन है। जब हम कोर्ट कचहरी के थ्रू पैसा बढ़वाएंगे तो वो इनहैंस्ड कंपनसेशन। ये सब इनहैंस्ड तो ही ना है, ये भी इनिशियल ही है। ये भी इनिशियल पैसा है जो धीरे धीरे टुकड़ों में मिल रहा है। दीज आर इनिशियल मनी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। इनिशियल रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इनिशियल कंपनसेशन shall be taken as to be the sole sale consideration of the asset and the capital gain shall be computed accordingly। तो जब भी आपको पैसा मिलता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए गवर्नमेंट अगर 1 रुपया भी पकड़ा दी ना तो कैपिटल गेन पूरा आ जाएगा और टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 रुपया गवर्नमेंट ने तो 1,00,000 रुपया दिया, मेरा कैपिटल गेन ही 10,00,000 रुपया आ जा रहा है? पॉसिबल है, आपको देना भी पड़ेगा टैक्स। आ रहा है समझ में? तो 1 रुपया भी गवर्नमेंट से मिल गया, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट जब तक पैसा नहीं देगी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। नाउ कमिंग टू इनहैंस्ड कंपनसेशन। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब 24-25 में 40,00,000 रुपया मिलेगा तो क्या होगा? 24-25 में 40,00,000 रुपया मिलेगा तो क्या होगा? प्रीवियस ईयर 24-25 में नो कैपिटल गेन, नो इनकम, सीधे सीधे हम बता दें कोई इनकम नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर 25-26 में, 25-26 में फिर 35,00,000 रुपया मिला। प्रीवियस ईयर 25-26 में 35,00,000 रुपया मिला है, ये भी नो इनकम, कोई इनकम नहीं है, दिस नॉट इनकम, कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? क्योंकि पूरी इनकम पे तो टैक्स दे ही दिए ना तुमको, तो जैसे ही पहला पैसा मिला उसी समय कैपिटल गेन राइज हो गया और जो भी इनिशियल कंपनसेशन था पूरे कंपनसेशन को सेल कंसिडरेशन बना दिया गया। नाउ व्हाट इज इनहैंस्ड कंपनसेशन? आइए समझाएं। देखिए, आपका कंपनसेशन डिसाइड होता है ₹50,00,000 ऑन 5/5/22। ठीक है।
गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन पे करती है ₹50 लाख ऑन 10/6/23। ठीक है, आप क्या करते हो, हाई कोर्ट में केस कर देते हो, ठीक है, फॉर इनहैंस्ड कंपनसेशन। मतलब आप कहते हो कि हमको कंपनसेशन बहुत कम मिला है, आप हाई कोर्ट में केस कर देते हो इनहैंस्ड कंपनसेशन के लिए, ठीक है, और हाई कोर्ट डिसाइड करती है ₹20 लाख टू बी पेड ऑन 10/5/25। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 20 लाख रुपया और पे करना होगा। ठीक है, अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देती है। हाई कोर्ट से जो टैक्स पेयर है उसके फेवर में फैसला आ जाता है। हाई कोर्ट कहती है हाँ भाई 20 लाख मिलना चाहिए, अब गवर्नमेंट को तो देना नहीं है, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, केस फाइल करती है ऑन 20/5/25। ठीक है, अच्छा पहले अभी रुक जाते हैं, अभी छोड़ दीजिए, अभी अभी इतना आगे नहीं बढ़ाते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया 20 लाख रुपया पे करना है 10/5/25 को, और फिर गवर्नमेंट पे कर देती है। अभी पहले पे करा दे, फिर गवर्नमेंट को भी फिर बताएंगे नहीं गवर्नमेंट पे नहीं कर रही है, केस कर दी है। गवर्नमेंट पेड ₹20 लाख ऑन 20/7/26। अब इस पूरे केस में बताइए ट्रांसफर कौन से ईयर में है। ट्रांसफर उस साल होगा जिस साल कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था। ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन और कंपनसेशन उसी समय डिसाइड हुआ होगा। कंपल्सरी एक्विजिशन भी हम मान ले रहे हैं यही 5/5/2 को हुआ, 5/5/22 को हुआ था, तो 5/5/22 को ट्रांसफर हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर 22-23 में। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल गेन कब अराइज करेगा। कैपिटल गेन अराइज होगा इनिशियल कंपनसेशन के लिए। इनिशियल कंपनसेशन के लिए कब अराइज होगा, जब आपको पैसा मिला है। इनिशियल कंपनसेशन डिसाइड कब हुआ है, 5/5/22 को, लेकिन मिला कब है, 10/6/23 को, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में ये इनकम आएगी। फिर उसके बाद आप कैपिटल गेन एक बार और अराइज करेगा इनहैंस्ड कंपनसेशन का, जो कंपनसेशन बढ़ के मिला आपको। इनहैंस्ड कंपनसेशन का डिसीजन कब आया था, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया 20 लाख रुपया पे करना है 10/5/25 को, यानी कि प्रीवियस ईयर 25-26 में। लेकिन ये पैसा आया कब, गवर्नमेंट ने दिया इनहैंस्ड कंपनसेशन, ये इनहैंस्ड कंपनसेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, इनहैंस्ड कंपनसेशन आया कब, आया है प्रीवियस ईयर 26-27 में। कब टैक्सेबल होगा, जब फैसला आता है। ध्यान दीजिएगा, जब फैसला आता है, यानी प्रीवियस ईयर 25-26 में ही। ओ दोनों अलग अलग है। इनिशियल कंपनसेशन में जब पैसा आता है, इनहैंस्ड कंपनसेशन में जब फैसला आता है। कहीं लिखेंगे आप, इनिशियल कंपनसेशन कब टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल व्हेन पैसा आता है। ठीक है, इनहैंस्ड कंपनसेशन टैक्सेबल व्हेन फैसला आता है। फैसला, कोर्ट का फैसला आता है। सही लग रहा है ना, कि जब पैसा आता है। आइए पढ़ा देते हैं आपको इनहैंस्ड कंपनसेशन भी। एट टाइम्स द एसएससी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन और कंसिडरेशन डिटरमिन्ड एंड मे गो इन फॉर अपील अगेंस्ट द अमाउंट डिटरमिन्ड। कभी कभी एसएससी को लगता है कि नहीं भाई सही नहीं पैसा दिया गया है, तो वो अपील कर देता है, कोर्ट में चला जाता है। इफ ऑन अपील द कंपनसेशन और कंसिडरेशन इज इनहैंस्ड, it will be fully taxable as capital gain in the year in which the final order of such court, tribunal or authority is made। जिस साल ऑर्डर आएगा उस कोर्ट का, उस साल टैक्सेबल होगा। पैसा नहीं मिला है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट देयर टू विल बी टेकन एज निल।
अब एक बात बताइए, उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये तो सब आप ऑलरेडी घटा चुके होगे ना जब आपको इनिशियल कंपनसेशन मिला था। जब इनिशियल कंपनसेशन मिला, हमको प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपया मिला, तो उसकी कॉस्ट इंप्रूवमेंट सब तो घटा चुके थे। तो इनहांस कंपनसेशन मिलेगा तो कुछ कॉस्ट या इंप्रूवमेंट घटाने के लिए बचा है क्या? नहीं, उस प्रॉपर्टी का तो सारा खर्चा घट ही चुका है जब हम इनिशियल कंपनसेशन पाए। तो अब क्या घटाएंगे? बस कोर्ट कचहरी का खर्चा, और उसको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर की तरह घटा लेंगे। कोर्ट कचहरी का खर्चा घटाने को मिलेगा। Since it has already been deducted from at the time of computation of capital gain for initial compensation, कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट नील होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है इनिशियल कंपनसेशन का कैपिटल गेन निकालते समय। Such capital gains shall be long term or short term depending upon the original capital gain. It is possible that the person may die before the enhanced compensation is received. ऐसा भी तो हो सकता है enhanced compensation मिलने से पहले ही पर्सन की डेथ हो गई। क्या पॉसिबल है ऐसा? हाँ, देखिए हमारे देश में ना कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख मिलती है, फैसला थोड़ी ना मिलता है हमारे देश में। क्या ये बात इनकम टैक्स को भी पता है? पता है उसको भी। कह रहा है हमारे यहाँ तो कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलेगी, फैसला तो मिलेगा नहीं। तो हो सकता है जिसने केस किया है कि सर मुझे सरकार से और पैसा चाहिए, पैसा 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 करता रहा और ऊपर निकल लिया, वो कोर्ट का फैसला ही नहीं आया। तो वो पैसा हो सकता है अब किसको मिल रहा है? इनहैंस कंपनसेशन उसके लीगल हेयर को मिल रहा है। फैसला आता है 40 साल बाद, ठीक है। तो इनहैंस कंपनसेशन क्या टैक्सेबल होगा बच्चे के हाथ में? सच इनहैंस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव द सेम, ठीक है। द एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन दैट इज लिटिगेशन एक्सपेंसेस ऑफ सच इनहैंस कंपनसेशन मे बी क्लेम्ड एज डिडक्शन एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। जो लिटिगेशन कोर्ट कचहरी का खर्चा है वो घटाने के लिए मिलेगा। तो आपको इसमें एक बात और उसने लगे हाथ बता दी कि इनहैंस कंपनसेशन अगर मान लीजिए उसको नहीं मिला, जिसने कोर्ट में केस किया था, फैसला आते आते समय में वो मर गया, तो कोई बात नहीं, जिसको उसके बेटे को अगर फैसला मिला फेवरेबल, तो उसके बेटे के हाथ में टैक्सेबल होगा और कोर्ट कचहरी का खर्चा पूरा घटाने के लिए मिलेगा एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो इनहैंस कंपनसेशन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? इनिशियल कंपनसेशन में क्या होगा? इनिशियल कंपनसेशन में तो आप इन्वेस्टमेंट, वो जो प्रॉपर्टी है उसकी होल्डिंग पीरियड देख लोगे, कब आपने खरीदा था और कब कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बन जाएगा। इनहैंस कंपनसेशन क्या होगा? इनहैंस कंपनसेशन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कहलाएगा डिपेंडिंग अपॉन टैक्सेशन ऑफ इनिशियल कंपनसेशन। अगर इनिशियल कंपनसेशन मिला था वो एलटीसीजी था, तो इनहैंस कंपनसेशन भी एलटीसीजी होगा। इनिशियल कंपनसेशन अगर आपका एसटीसीजी था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इनहैंस्ड कंपनसेशन भी एसटीसीजी होगा। देखिए प्रॉपर्टी तो हमने मान लीजिए 6 महीने पहले खरीदी थी, बस अभी कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया 6 महीने बाद ही, तो बताइए इनिशियल कंपनसेशन पे क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। फिर मैंने कोर्ट में केस कर दिया, फैसला आया 20 साल बाद, 20 साल बाद मुझको पैसा मिला है, बताइए इनहैंस्ड कंपनसेशन का गेन कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही, क्योंकि इनिशियल कंपनसेशन उसका शॉर्ट टर्म था। तो इनिशियल कंपनसेशन अगर शॉर्ट टर्म था तो इनहैंस्ड कंपनसेशन भी शॉर्ट टर्म होगा। ध्यान से समझिएगा क्यों। अरे बेटा ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हम लोग ना उस एसेट की वजह से बताते हैं। वो जो एसेट था वो तो बहुत कम पीरियड के लिए होल्ड था ना, जिसका आज पैसा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, भले 20 साल बाद आपको इनहैंस्ड कंपनसेशन कोर्ट से मिला है, लेकिन वो है क्या? वो एक कैपिटल एसेट के रिस्पेक्ट में जिसको आप बहुत कम होल्ड किए थे 6 महीना। आई बात समझ में? तो कैपिटल एसेट तो बहुत कम होल्ड किए थे ना। कैपिटल एसेट अगर शॉर्ट टर्म होता है तो गेन भी उसका क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही। इसीलिए मैंने कहा कि आपको बस यही चेक करने की आवश्यकता है कि भाई इनिशियल कंपनसेशन में आपने उसको क्या कहा था, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, तो अकॉर्डिंगली इनहैंस कंपनसेशन की भी टैक्सेशन होगी। यहीं पे लिख देते हैं एलटी या एसटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ इनिशियल कंपनसेशन। अब अगली बात आती है व्हेन द राइट टू रिसीव द कंपनसेशन इज इन डिस्प्यूट। कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया कि भाई तुमको पैसा मिल जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट चली गई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, चली गई सुप्रीम कोर्ट में, कहती है मैं तो नहीं दूंगी, कंपनसेशन सही था 50 लाख रुपया। तो इसको कहा जाता है कि द कंपनसेशन इज इन डिस्प्यूट, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहां पे कर दिया ना, अब हम यहां पे बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने पे नहीं किया, ठीक है। गवर्नमेंट वेंट
वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो अब कहा जाएगा कंपनसेशन इज इन डिस्प्यूट। अब पैसा तो मिला नहीं है हमको, ठीक है। फैसला आ गया कि ये 20 लाख रुपया पे करना है, लेकिन भाई पेमेंट तो किया नहीं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो अब तो पैसा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टैक्स देना है क्या? हाँ देना है, टैक्स देना है अभी भी, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या बताया गया, इनहैंस कंपनसेशन के केस में जब कोर्ट का फैसला आ गया, फैसला तो आ गया ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से हम केस हार जाते हैं और ये होता है कि भाई पैसा मिलेगा ही नहीं, पैसा मिला भी नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो हम तो टैक्स दे चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आपको पूरा टैक्स इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप कहीं केस जीत जाते हो तब तो वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको वो पैसा मिल जाएगा, राइट। और पैसा जब मिलेगा तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो। फिर से रिपीट कर देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि 20 लाख रुपए आपको मिलेगा 10/5/25 को, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में मुझे इस 20 लाख रुपए के इनहैंस कंपनसेशन पे टैक्स दे देना पड़ेगा। पैसा हालांकि नहीं मिला है 20 लाख, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा? हम तो टैक्स दे चुके हैं, तो आपको ब्याज के साथ टैक्स वापस मिल जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं भाई 20 लाख देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अब हमको 20 लाख रुपया देगी, तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस 20 लाख रुपए पे टैक्स तो हम ऑलरेडी दे ही चुके थे ये 25-26 में, ठीक है। यही है डिस्प्यूट वाला केस। Where the amount of the compensation consideration is subsequently reduced by any court, tribunal, or authority, the capital gain of that year in which the compensation consideration received was taxed shall be recomputed by the assessing officer accordingly. अब ये क्या चीज है? मान लीजिए फैसला आया था 20 लाख रुपया मिलेगा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई देना तो पड़ेगा गवर्नमेंट को, हाँ 20 लाख देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ 12 लाख रुपया दे दो। तो भाई हम तो 8 लाख रुपया का ज्यादा टैक्स दिए हुए हैं, तो 8 लाख रुपया का जो ज्यादा टैक्स दिए हुए हैं उतना वो टैक्स विथ इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा, क्योंकि हम तो 20 लाख रुपया आएगा ये मानते हुए टैक्स दिए हुए हैं ना, तो अब तो 12 लाख रुपया ही मिलेगा हमको, तो बैलेंस आपको डिफरेंशियल मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि एओ रीकंप्यूट कर देगा उसको। Hence the capital gain shall be taxable even if the compensation amount is in dispute, as the assessee shall be entitled to get the assessment amended if compensation is later on reduced. कह रहा है कैपिटल गेन तो आपको देना ही पड़ेगा टैक्स, अगर आपका कंपनसेशन डिस्प्यूट में है तो भी। फैसला आ गया किसी कोर्ट का, आपको कंपनसेशन मिलेगा, भले कंपनसेशन डिस्प्यूट में है, आगे दूसरे कोर्ट में चली गई है गवर्नमेंट, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और बाद में अगर मान लीजिए फैसला चेंज हो जाता है बड़ी कोर्ट का, तो आपको पैसा वापस मिल ही जाता है, कोई टेंशन की बात तो है नहीं, यही कह रहा है यहां पे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सेक्शन देखिए, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। एक कंपनी भी बंद होती है तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है? एसेट्स वगैरह देती है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्या टैक्सेशन है? वेयर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन इट्स लिक्विडेशन, सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर बाय द कंपनी। उसको ट्रांसफर नहीं कहा जाता है, ठीक है। देयरफॉर देयर विल बी नो कैपिटल गेन टू द कंपनी, और इसलिए कंपनी के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। एक कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन के समय कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एसेट देती है, तो वो ट्रांसफर नहीं है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, ये कंपनी है इन लिक्विडेशन, मतलब बंद हो रही है कंपनी, कंपनी इज इन लिक्विडेशन, ये ट्रांसफर कर रही है एसेट्स, ट्रांसफर वर्ड नहीं यूज करते हैं, कैपिटल एसेट दे रही है किसको? शेयर होल्डर्स को। तो सरकार कह रही है कि ये ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, और इसलिए यहां पे नो कैपिटल गेन टू कंपनी, कंपनी के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली में सच पूछिए तो कैपिटल गेन का टैक्स चाहे भी तो गवर्नमेंट वसूल नहीं पाती, मैं आपको समझाता हूं क्यों, ठीक है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। एक कंपनी लिक्विडेशन में है, मतलब कि कंपनी बंद हो रही है। कंपनी बंद कौन सी होती है आपको भी मालूम है? जिसके हालात एकदम गंभीर हो चुके हैं, एकदम खत्म हो चुकी है, खूब लॉसेस दे चुकी है, कुछ बचा नहीं है कंपनी के पास, तभी तो बंद हो रही है।
ठीक है, यहां पे क्या होगा आपको मालूम है, कंपनी जब एसेट दे रही है शेयर होल्डर को तो कैसे देती है, किसी शेयर होल्डर का 10 लाख रुपया का शेयर पड़ा हुआ है तो शेयर होल्डर से 10 लाख रुपया का शेयर लेती है, बदले में 1-8 लाख रुपया या 10,000 20,000 रुपए की कोई एसेट पकड़ा देती है, बस बचा ही कहां है। अरे अगर इसके पास पूरा जितना शेयर होल्डर के पास शेयर है उतनी कैपिटल अगर कंपनी के पास पड़ी होती तो बंद क्यों हो रही होती। अरे तो ये तो पूरा घाटा हो गया ना, पूरी कैपिटल ही खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है इसके पास, इसीलिए तो बंद हो रही है। तो यहां पे होगा क्या, अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंपनी हो सकता है जो एसेट दे रही है उसकी कॉस्ट जो है, कंपनी के कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है। शेयर होल्डर बदले में शेयर दे रहा है, जब भी आप कोई चीज देते हैं और बदले में कुछ आता है तो जो आता है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही क्या कहलाती है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही क्या कहलाती है, सेल कंसिडरेशन। तो इस एसेट की सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, वो 10 लाख रुपए का शेयर जो शेयर होल्डर पकड़ा रहा है, 9 लाख रुपया कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा। अब अगर हम इस पे 20% का टैक्स भी देखें तो 1,80,000 टैक्स ही हो जाएगा। अरे इसके पास कुछ है थोड़ी ना, 1 लाख रुपया की बस एसेट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ये कहना चाहती है इस पे टैक्स भी देना होगा तो सीधा सीधी इसका मतलब यही हुआ कि ये जितना कुछ बचा है गवर्नमेंट तुम ही ले जाओ बस, अब शेयर होल्डर को कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम शेयर होल्डर को देंगे तुम कैपिटल गेन लगा दोगे तो कैपिटल गेन पे टैक्स जो है वो ज्यादा आ जाएगा, जितने की हम एसेट दे रहे हैं उससे भी ज्यादा आ जाएगा। अगर ज्यादा जोर पड़ रहा हो तो नहीं समझिएगा, छोड़ दीजिएगा, फिर याद कर लीजिएगा, नो कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपनी व्हेन द कंपनी इज इन लिक्विडेशन एंड गिविंग एसेट्स टू द शेयर होल्डर, ठीक है। क्या पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा ही था, नहीं, फर्म अगर अपने पार्टनर्स को दे रही थी तो हम लोग कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट कर रहे थे बताइए, कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यहां पे सेल कंसिडरेशन फर्म की होगी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो हम बहरहाल आपको नहीं इतना जोर देंगे आपके दिमाग पे, आपको ये बात देख लेनी है कि कंपनी इन लिक्विडेशन, नो कैपिटल गेन टू द कंपनी। However, where a shareholder on the liquidation of a company receives any money, other asset from the company in lieu of shares held by him, such shareholder shall be chargeable to income tax under the head capital gain in respect of the money and the assets so received. शेयर के हाथ में कैपिटल गेन आएगा, ठीक है, शेयर के हाथ में कैपिटल गेन आएगा। ओहो, कैपिटल गेन अराइज, शेयर होल्डर एक्चुअली देखिए दोनों ही लोग तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना कैपिटल एसेट, शेयर होल्डर भी तो शेयर दे रहा है, बदले में उसको कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब शेयर होल्डर जो दे रहा है पा रहा है वो कितने का, 1 लाख, तो सेल कंसिडरेशन होगी 1 लाख, और जो दे रहा है शेयर इसका कॉस्ट, एक शेयर ये जा रहा है, ठीक है, तो शेयर की कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, इसका आएगा 9 लाख रुपया कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन माइनस 9 लाख रुपया। अगर गवर्नमेंट ये कहती कि हम तुम्हारे हाथ में भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं तो ये लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। एक बात बताइए, ये लॉस रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि नहीं। आज हम एक शेयर होल्डर हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, कमाते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। आज एक कंपनी का हम शेयर खरीदे, वो कंपनी डूब गई, ठीक है, और उसमें मुझे घाटा हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। तो इसीलिए कैपिटल गेन अराइज, यहां कैपिटल गेन अराइज करा के गवर्नमेंट हमको फायदा ही करा रही है, ठीक है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट कह देती शेयर होल्डर के हाथ में भी कैपिटल गेन नहीं होगा तो घाटा हो जाता, कैपिटल गेन लगेगा मेरे हाथ में कह के फायदा हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली यहां टैक्स नहीं बनेगा, यहां तो हमेशा लॉस होगा। एक कंपनी जो बंद हो रही है उसको अगर हम शेयर देके कोई एसेट लेंगे तो हमें घाटा ही होगा हमेशा, यहां पे निगेटिव कैपिटल गेन आएगा जो दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा ताकि मेरा टैक्स का थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि बहुत घाटा सहा है हमने और गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगी गवर्नमेंट, आज किसी भी शेयर पे हम कमाते हैं तो टैक्स लेती है ना गवर्नमेंट, तो ये लॉस भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन होगा। इन दिस केस द कंसिडरेशन प्राइस फॉर कैपिटल गेन पर्पस शैल बी द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड और द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है सेल कंसिडरेशन क्या होगी, जो पैसा मिला है या फिर जो सामान मिला है उसकी मार्केट वैल्यू, ये लिखा है हमने 1 लाख रुपया। Note, in determining whether the capital gain in the above case is short term or long term, the period subsequent to the date on which the company goes into liquidation shall not be considered. ये बात मैंने बहुत पहले ही आपको बताई थी, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब आपको सिखा रहे थे, आपने शेयर परचेज किया है, यहां पे कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, यहां पे
ठीक है, कंपनी ने पेमेंट किया आपको यहां पे, ठीक है, शेयर लेके पेमेंट किया यहां पे। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, यहां से लेके यहां तक ही, यही है पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये पढ़े थे जब पीरियड ऑफ होल्डिंग आप पढ़ रहे थे कि अगर एक कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक का होता है, टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन, नॉट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये पहले भी क्लियर है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, लिक्विडेशन लिख रहे हैं हम, पीरियड ऑफ होल्डिंग, यहां कंपनी लिक्विडेशन में गई है और यहां पे कंपनी पेमेंट कर रही थी आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल गेन ऑन परचेज बाय ए कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज। एक कंपनी अपने ही शेयर एंड सिक्योरिटीज को खरीद रही है। कंपनी जब अपने ही शेयर्स को वापस खरीदती है तो इसे कहा जाता है बाई बैक ऑफ शेयर्स, पता है आपको। तो बाई बैक ऑफ शेयर के लिए क्या लॉ है, आइए आपको एक समरी बनवा देते हैं, आप भी बना लीजिए और फिर हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बाई बैक ऑफ शेयर्स, आपको देखना है कि वो अनलिस्टेड शेयर है कि लिस्टेड शेयर है। अगर अनलिस्टेड शेयर है और कंपनी बाईबैक करती है तो क्या होता है, कंपनी को ही टैक्स पे करना होता है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है और वो अपने शेयर होल्डर से शेयर बाईबैक करेगी तो कंपनी टैक्स पे करेगी। जो भी शेयर होल्डर को मुनाफा हुआ है, मतलब ऐसे समझिए एक कंपनी ने मुझे, अनलिस्टेड कंपनी है, मुझे शेयर दिए 100 रुपए के और फिर वापस 150 रुपए में बाईबैक कर ली, तो मेरा 50 रुपए का फायदा हुआ है ना, इस 50 रुपए के फायदे पे टैक्स मुझे नहीं देना है, उस कंपनी को ही देना है। हाँ, कंपनी विल पे टैक्स at the rate of 20% plus surcharge plus cess on amount distributed। अब बताइए कंपनी टैक्स पे करेगी, शेयर होल्डर से भी लिया जाएगा क्या, नहीं, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो जब भी कंपनी बाईबैक शेयर करती है, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड शेयर है कंपनी के और वो बाईबैक करेगी तो जो भी शेयर होल्डर को मुनाफा होगा उस पर कंपनी टैक्स पे करती है 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। अगर लिस्टेड कंपनी है और कंपनी बाईबैक करती है तो शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी के केस में कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, जितना पे किया है कंपनी ने उसमें से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आएगा कैपिटल गेन। ठीक है, चलो पढ़ लो, ये हो गया ना नोट। Any consideration received by a shareholder from a company on purchase of its own shares held by such shareholder shall be chargeable to tax on the difference between the cost of acquisition and the value of consideration received by the holder of shares as capital gain. The computation of capital gain shall be made in accordance with the provision of section 48. और 48 में क्या है ये सब देख लीजिए। द डोमेस्टिक कंपनी विल बी लाइबल टू पे एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस ऑन बाईबैक ऑफ इट्स शेयर्स नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये सारी बात हम लोग ना डोमेस्टिक कंपनी के लिए कर रहे थे। ठीक है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, ये रेट आ जाएगा कि 20% पे सरचार्ज और सेस मिलाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं होगा, शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाईबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी कंपनी, वो भी किसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। बाईबैक ऑफ शेयर
ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। इसके बाद अगर फॉरेन कंपनी है तो लॉ यही वाला रहेगा, कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ये वाला रहेगा। एनी सिक्योरिटी अदर देन शेयर है तो भी लॉ यही वाला रहेगा। ठीक है, एनी सिक्योरिटी अदर देन शेयर, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, बस एक ही जगह एक्चुअली डोमेस्टिक कंपनी का अनलिस्टेड शेयर का बाईबैक होता है ना, तभी ये कहानी होती है, बस ऐसे समझिए। अदरवाइज हर जगह वही है भाई कि जो शेयर होल्डर को फायदा, जो इन्वेस्टर है उसको फायदा हो रहा है वही टैक्स देगा। बस एक ही जगह ऐसा है, डोमेस्टिक कंपनी अनलिस्टेड शेयर्स, डोमेस्टिक कंपनी अनलिस्टेड शेयर, तो डोमेस्टिक कंपनी से टैक्स पे कराया जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, विल स्टॉप हियर।